बात करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी और चैप्टर हमारा है छठा। टर्म 2 की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। द्वितीय क्रियाएं जो चैप्टर है आपका, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि टर्म 2 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपको पता ही है कि अब डिस्क्रिप्टिव आएंगे, तो आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए कि किस तरीके के पेपर में आते हैं। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, ठीक है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यानी मिक्स टाइप की वीडियो, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं, आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि द्वितीय क्रियाएं क्या होती है। देखिए, द्वितीय क्रियाएं क्या होती है कि जो हमें प्राथमिक क्रियाओं से जैसे कृषि वगैरह से जो हमें चीजें मिलती थी, जो कच्चा माल मिलता था, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम दूसरी चीजें बना देते हैं, कुछ अन्य वस्तुओं को बना देते हैं, जिससे उनका जो प्राइस होता है, उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। यही द्वितीय क्रियाएं हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, द्वितीय क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है। मनुष्य अपने कौशल से, अपनी तकनीक से, अपनी पूंजी और श्रम की सहायता से कच्चे माल को उत्पाद के रूप में बदल देता है। यानी कि जो मनुष्य होता है उसके पास स्किल होती है, अपनी स्किल से, टेक्निक से, ठीक है, अपने पूंजी से, कैपिटल से, अपनी मेहनताना से, अपने श्रम से क्या करता है, जो कच्चा माल होता है उसको एक प्रोडक्ट के रूप में यानी उसको एक उत्पाद के रूप में बदल देता है और उसके बाद उसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। मैं आपके सामने एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण देखिए, कपास, आप जानते हैं कि कपास की खेती की जाती है। कपास जो होता है रुई की तरह, आप देखेंगे रुई जैसा होता है, ठीक है, कॉटन वगैरह। इससे क्या करते हैं, कपास से धागा बनाते हैं और फिर वस्त्र बनाते हैं। तो जो कपास की कीमत होती है, ये कच्चा माल है, ठीक है। ये जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये कच्चा माल है, और ये जो उसके बाद बन जाती है चीजें, प्रोडक्ट बन जाती है। तो कपास जो होता है उसकी कीमत काफी कम होती है, लेकिन जब उसी कपास के बाद उसमें मतलब अपनी स्किल का यूज़ करके, तकनीक का यूज़ करके, पूंजी का यूज़ करके, श्रम का यूज़ करके जब इस कपास को एक प्रोडक्ट यानी कपड़े के रूप में बदल देते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक एग्जांपल है गन्ना। गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना जो है एक तरह से कच्चा माल है यहाँ पे, ठीक है, कच्चा माल। गन्ने का जो यूज़ होता है, इससे क्या करते हैं, चीनी मान लो कि गन्ने से बाद में चीनी बना दी, तो वो जो चीनी है वो एक प्रोडक्ट हो गई यानी उत्पाद हो गया। तो गन्ना जो था वो सस्ता था, लेकिन जब चीनी के रूप में आएगा आपके पास तो वो क्या चीनी क्या हो जाएगी, आपके लिए महंगी हो जाएगी, यानी उसकी कीमत, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कौशल का, स्किल होनी चाहिए, तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, पूंजी, श्रम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तब ये इस तरीके की बनती है। आलू है, जैसे एग्जाम्पल, आलू क्या है, आपके सामने कच्चा माल है, ठीक है। इसके आलू से क्या बना दिए, चिप्स बना दिए। तो आलू जो होता है, मान लो एक किसान है, वो मान लो 5 रुपए केजी के हिसाब से, 5 रुपए किलो के हिसाब से आलू को बेच देता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है वो उस 5 रुपए किलो के हिसाब से उसको खरीद के उसके चिप्स बना देता है और बाद में वो फिर उसको 5 रुपए का 100 ग्राम बेचता है। तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा लेता है उससे। लेकिन उसके लिए उसको क्या यूज़ करना पड़ता है, अपनी मेहनत यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, अपनी स्किल यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो हमें कच्चा माल मिलता है उस कच्चे माल को कैसे हम प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, कैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये द्वितीय क्रियाओं के द्वारा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनिर्माण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी चीज को बनाना, उसका निर्माण करना आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं इसको। देखिए, विनिर्माण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का निर्माण करना। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ, जैसे मान लो लोहे से कुछ बनाना। अब कुछ में क्या होता है, कई सारी चीजें हो सकती है। जैसे मान लो लोहे का कोई बर्तन बनाया जा रहा है, ठीक है, लोहे से कोई मशीन बनाई जा रही है, या लोहे की कोई रॉड वगैरह या कोई कुछ भी बनाया जा रहा है मान लो, तो ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा, विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। प्लास्टिक, मान लो प्लास्टिक है, उससे खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यानी विनिर्माण हो रहा है। कंप्यूटर या फिर अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना या फिर अंतरिक्ष यान जैसे बड़ी चीजों को बनाना, सब कुछ क्या होगा, विनिर्माण। कुछ भी बनाया जा रहा है वो विनिर्माण में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है ना तो उसमें कुछ विशेषताएं, वो क्या है कि शक्ति का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस पॉइंट को। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, जैसे मान लो कोई कारखाना है,
ठीक है, उस कारखाने में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक ही जैसे खिलौने एक बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़े लेवल पे उसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन किया जाता है। विनिर्माण जो होता है वो मशीनरी के द्वारा, यानी बड़ी बड़ी मशीनें या फिर पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि विनिर्माण के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक पेन भी यूज कर रहे हो ना, पेन, तो उसको भी किसी ना किसी मशीन के द्वारा ही बनाया गया होगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग के तहत। आगे देखते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन है। मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से रिपीट हो रहे हैं। आप उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये पेपर में आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुटीर उद्योग, आपके सामने क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बतानी है। तो कुटीर उद्योग क्या होता है? एक बहुत छोटा उद्योग, उद्योग मान लो इसे। ये आप और हम जैसे लोग अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे मान लो कोई बिजनेस शुरू हो जाता है, घर से ही शुरू हो जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, ध्यान से लाइनों को समझो, क्योंकि आगे कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने के उद्योग, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसके बीच में तुलना भी करनी है, तो आप एकदम दिमाग में बिठाते हुए चलना। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल, जो भी कच्चा माल है वो स्थानीय लेवल पे, लोकल लेवल पे उनको अवेलेबल है, उसकी सहायता से अपने घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यानी जो डेली लाइफ में उपयोग होने वाली वस्तुएं होती है उसको बनाते हैं। तो ये जो उद्योग है, ये जो बिजनेस है, आप इसे जो भी कहो, ये बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट हो जाता है, यानी छोटे लेवल से शुरू हो जाता है। इसको अपने घर से शुरू किया जा सकता है। इसमें पूंजी भी बहुत कम लग रही है। ठीक है, इसमें काम करने वाले लोग कौन है? परिवार के ही लोग हैं, ये पॉइंट याद रखना। इसमें जो कच्चा माल है वो स्थानीय लेवल का होता है, यानी जो आसपास अवेलेबल है वही चीज। और इसमें बनाई क्या जाती है? कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं बनाई जाती, जो डेली लाइफ में यूज होने वाली जो छोटी मोटी चीजें होती है वो बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग। इसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा, ध्यान से देखो। कुछ विशेषता पे पहले जिक्र करते हैं, फिर इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुटीर उद्योगों की विशेषता क्या है। तो ये उद्योग जो है ये घरों से शुरू किए जा सकते हैं, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पूंजी और परिवहन के साधन जो है इसको प्रभावित नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घरेलू लेवल की चीजें बन रही है, बिक भी जाती है आसपास ही। ठीक है, स्थानीय जो कच्चा माल जो है वो भी स्थानीय लेवल का, यानी आसपास से ही मिल जाता है। तो परिवहन और पूंजी ज्यादा इसको प्रभावित नहीं करती है, ये याद रखना है। कच्चा माल और बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। इसके लिए कोई भारी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, घरेलू लेवल पे हो रहा है, घर के परिवार वाले लोग काम कर रहे हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है वो उतने स्किल्ड तो होंगे नहीं, उतनी ज़्यादा उनके अंदर स्किल तो होगी नहीं कि वो बहुत भारी मशीनों को चला सकें। या फिर जब घरेलू लोकल लेवल की चीज़ें बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी मशीनों की जरूरत भी नहीं होती है। हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं इसमें। और ऐसे उद्योग को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं होती, यानी एक कैपिटल नहीं चाहिए बहुत बड़ा कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो तब जाके बिजनेस शुरू होगा, नहीं, बहुत छोटे लेवल से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर पे मोमबत्ती वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, और परिवार के लोग ही मिलके इसको बना सकते हैं। बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू हो जाता है। अचार बनाना, जैसे आम वगैरह लिया है या किसी और चीज़ का अचार वगैरह बनाया जा रहा है, एग्जाम्पल है जस्ट, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने, तो इसके लिए भी क्या है, घरेलू स्तर पे ये शुरू किया जा सकता है। जो इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, जो भी मतलब आम चाहिए या जो मसाले वगैरह चाहिए, वो लोकल लेवल पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कागज के थैले बनाना, आपने देखा है कागज के थैले वगैरह कई लोग अपने घरों पे बनाते हैं। ठीक है, लिफाफ, अखबार से भी आपने देखा होगा लिफाफे वगैरह बनाते हैं, वो जो हम दुकान से सामान वामान लाते हैं छोटा छोटा, तो वो आपको कागज अखबार के लिफाफों में मिलता है। तो ये चीज़ें भी घर से बनाई जा सकती है। इसके लिए अखबार चाहिए जो आसानी से मिल जाता है, गोंद चाहिए जो आसानी से मिल जाती है, बांस की टोकरी, जो गाँव वगैरह के लोग होते हैं गाँव में, वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, बांस की टोकरी वगैरह बनाना, तो ये सब क्या है, ये मतलब ऐसे उद्योग है जो बहुत आसानी से शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मतलब आपके दिमाग में बिठा दूंगा ये सारे क्वेश्चन। आपको बहुत सीरियस होकर वीडियो को देखना है, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये अथवा में आपको ऑप्शन में करके देख रखा है। अब अगर आपने कुटीर उद्योग को समझ लिया है तो अब इसकी तुलना करनी है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग भी समझाऊंगा आपको, और बहुत आसान लगेगा आपको। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन ये आपके सामने कि छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में जानकारी दीजिए। ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, सेम मतलब आंसर सबका सेम बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में है कि कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में क्या अंतर है, एक ही मतलब चीजें हैं इसमें। आगे देखिए, अथवा करके फिर से दे रखा है कि छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषता बताएं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को देख लिया ना तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग को कुछ बच्चे एक जैसा ही समझते हैं पर इनमें अंतर होता है, तो आपको ये अंतर समझना है। देखिए, ये जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ना, ये कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं, इनसे मतलब कि कुटीर उद्योग से काफी अलग होते हैं, इसको उससे हम मतलब एक जैसा नहीं मान सकते। इन उद्योगों में उत्पादन की तकनीक यानी जो काम करने का तरीका होता है, जो मतलब प्रोडक्ट को बनाने का जो तरीका होता है वो, और जो निर्माण स्थल है, दोनों जो हैं वो कुटीर उद्योग से अलग होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कुटीर उद्योग की, तो अभी हमने क्या देखा था कि इसमें हम अपने घर से ही काम कर सकते हैं, घर पे ही मतलब शुरू हो जाता है ये काम, ठीक है। छोटी मोटी मतलब जो औजार होते हैं बस वही लगते हैं, लेकिन इसमें जो निर्माण स्थल है वो अलग होता है। निर्माण स्थल इसमें क्या होता है, कारखाना, घर के बाहर, घर में नहीं शुरू होगा ये काम शुरू होगा घर के बाहर किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में जाके। तो सबसे बड़ा अंतर तो ये हो गया। इसमें एक सिमिलरिटी है, यानी एक चीज ऐसी है जो दोनों जगह सिमिलर है, यानी जो यहाँ पे जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है ना वो स्थानीय लेवल का ही होता है, यानी आसपास उपलब्ध होने वाला कच्चा माल इस्तेमाल होता है, बस इतना ही सिमिलर है, बाकी सारी चीजें अलग है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है, जबकि उसमें लोकल औजारों का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें मशीनों का इस्तेमाल होगा। इसमें अर्ध कुशल श्रमिक होंगे, जबकि उसमें क्या होते थे, उसमें परिवार के लोग होते थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्ध कुशल श्रमिक मजदूर लोग होंगे, बट उसमें क्या थे, परिवार के लोग थे। तो अंतर है ना दोनों के बीच में। आगे देखिए, इस उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि देखो अब आपको एग्जाम्पल से ही पता लग जाएगा, ये हो कहाँ पे रहा है काम, कारखाने में हो रहा है। जो कारखाना है, तो कारखाने में एक परिवार के लोग थोड़ी होंगे, इसमें तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं, यानी बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। तो ये कई सारे लोगों को रोजगार देता है, यानी रोजगार के अवसर यहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कारखाने में काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है मशीनें भी होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम मशीनों से होता है। अब देखो एक चीज और समझो, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, वो यहाँ पे ये समझो कि जो कुटीर उद्योग थे ये कम पूंजी में स्टार्ट हो जाते थे, काफी कम पैसा लगता था इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें मतलब जो कैपिटल है, जो पैसा है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो जाता है। अगला देखो, बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषताएं बताइए। बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में क्या अंतर है। अभी हमने छोटे पैमाने का उद्योग पढ़ा कि इसमें क्या होता है, इसमें काम कारखाने में होता है, अभी यही पढ़ा था हमने, ठीक है। स्थानीय कच्चा माल का इस्तेमाल होता है, ये अर्धकुशल श्रमिक भी इसमें काम में आ जाते हैं और ये लोगों को रोजगार प्रदान करता है, मशीनों से इसमें काम होता है। तो ये छोटे पैमाने में पढ़ा। अब इसको बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उससे इसकी तुलना करनी है, या फिर उन दोनों के बीच में अंतर ढूंढना है। बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषताएं बतानी है, मतलब एक जैसे क्वेश्चन है, बस आपको अंतर समझते हुए चलना है। कुटीर उद्योग आपको आपने देखा, छोटे पैमाने के उद्योग देखे वो थोड़े अलग थे, अब बड़े पैमाने में थोड़ा और आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग से अलग होते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग आपको पता लग रहा है बड़ा, बड़ा का मतलब आप दिमाग में ही बिठा लो कि कुछ ना कुछ बड़ी चीजें हो रही होगी, ठीक है। तो बड़े पैमाने पे यानी बड़े लेवल पे अगर काम हो रहा है तो उसमें विशाल बाजार यानी बड़े बाजार की भी जरूरत होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा, जो चीजें बनेगी, जो वस्तुओं का निर्माण होगा वो बहुत बड़े लेवल पे होगा, तो उसके लिए बाजार भी तो बड़ा चाहिए ना। तो ये पॉइंट, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल। अभी तक क्या हो रहा था, कुटीर उद्योग में लोकल लेवल का जो मतलब स्थानीय स्तर पे जो भी उपलब्ध होता था कच्चा माल वो इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है। लोकल का मतलब यहाँ पे क्वालिटी से नहीं, लोकल का मतलब यहाँ पे स्थानीय लेवल पे जो आसपास उपलब्ध हो, ये है, ठीक है। और छोटे पैमाने के उद्योग में भी जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध था कच्चा माल वो इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन बड़े पैमाने में इसमें अलग अलग प्रकार का कच्चा माल चाहिए, ये भी याद रखो। हो सकता है स्थानीय स्तर पे उपलब्ध भी हो सकता है थोड़ा दूर भी उपलब्ध हो। शक्ति के साधन चाहिए, ऊर्जा वगैरह। कुशल श्रमिक, अब यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा कि वहां पे अर्ध कुशल श्रमिक चल जाते थे, लेकिन यहाँ पे कुशल यानी पूरे स्किल्ड होने चाहिए लेबर। विकसित प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन वगैरह होगी वो विकसित होनी चाहिए, ठीक है। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे अब बड़े पैमाने पे इतना ज्यादा काम हो रहा है तो उत्पादन जो होगा वो भी ज्यादा होगा, तो इसके लिए पूंजी भी ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना। यानी कि जब बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो जो कैपिटल लगेगा, जो पूंजी लगेगी वो भी बहुत ज्यादा लगेगी। पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है बहुत तेजी से। पहले ऐसे उद्योग जो होते थे वो ब्रिटेन में होते थे,
अमेरिका में यानी यूएसए में होते थे और यूरोप के कई सारे देशों में होते थे, ठीक है, वहां पे लगाए जाते थे। लेकिन लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करूं, मैं आज के समय की बात करूं, तो दुनिया के सभी भागों में बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर पता लगा हुआ। कुटीर उद्योग जो था वो बहुत छोटे लेवल पे शुरू हो जाता है, काफी कम पूंजी से शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी घर से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो हमें कहाँ पे जाना पड़ता है उसके लिए कारखाने में जाना पड़ता है। और जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वो भी कारखाने में ही होगा, बाहर ही होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैपिटल पूंजी लगेगी वो बड़े कारखाने में लगेगी, इसमें मीडियम लगेगी और इसमें बिल्कुल ही कम लगेगी। आई होप आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पता होगा। पेपर में आपको इन दो क्वेश्चनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में काफ़ी आता है, इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान से दिमाग में डाल लो, ये आता बहुत ज्यादा है पेपर में, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण करो। स्वामित्व मतलब जिसके मतलब मालिकाना हक, आप समझ सकते हो कि मालिकाना हक के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण करो। या तो ये आपसे पूछ लिया या फिर इसके ऑप्शन में और दे दिया क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर बताइए। तो इसके लिए आपको ये तीनों प्रकार के उद्योग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप अंतर बता पाओगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखो, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं ना, वो तीन प्रकार में हम उसको बांट सकते हैं, ठीक है। कौन से वो तीन प्रकार हैं? वो तीन प्रकार यही थे जो आपसे क्वेश्चन में पूछे थे। एक तो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, एक हो जाएगा निजी क्षेत्र के उद्योग, एक होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? ये उद्योग होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के होते हैं ये। इन उद्योगों का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, संचालन होता है, वो सरकार ही करेगी। जब सरकार के अधीन है तो सरकार को ही मैनेजमेंट करना होगा। समाजवादी जो देश होते हैं या साम्यवादी देश होते हैं, वहां पे इस तरीके के उद्योग ज्यादा होते हैं, जहां पे सरकार के हाथ में ही सब कुछ होता है। आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा यूएसएसआर के बारे में, वहां पे भी क्या था, यही तो व्यवस्था थी, सब कुछ जो था सरकार के हाथ में होता था। अब बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे यानी निजी क्षेत्र, जो कि पूंजीवादी देशों में ज्यादा होते हैं। अगर आप पूंजीवादी देशों में देखोगे तो ऐसे उद्योग वहां पे ज्यादा मिलते हैं। ये जो उद्योग होते हैं ना, ये किसी, इस पे मालिकाना हक की बात करें तो किसी एक व्यक्ति का हो सकता है या कोई एक कंपनी हो सकती है, ठीक है, कई लोगों की मिलाकर भी कंपनी हो सकती है, किसी एक निजी व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसे उद्योग का संचालन जो होता है वो निजी संगठन करेंगे, क्योंकि देखो सरकार का तो है नहीं है, तो सरकार क्यों करेगी, निजी संगठन ही करेंगे, जो जिसका होगा वो। भारत का अगर हम एग्जांपल दे तो भारत में जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा जो है रतन टाटा, उनकी कई सारी कंपनियां हैं जो कई सारे क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक निजी व्यक्ति की हो जाएंगे, जैसे वो रतन टाटा। ऐसे ही बिरला हो जाएगा, रिलायंस हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आप इसके एग्जाम्पल से बड़े आराम से समझ जाओगे। तो ऐसा कहाँ पे होता है, ये पूंजीवादी देशों में होता है ज्यादा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा संयुक्त क्षेत्र, ठीक है, टाइप करते वक्त गलती हो गई जिसके लिए माफी चाहूंगा। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे अंतर पूछ लेते हैं। तो देखिए, इन उद्योगों का संचालन, अब देखो संयुक्त, संयुक्त से आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मिलकर करा जा रहा है काम, ठीक है। तो इन उद्योगों में का संचालन जो होता है वो सरकार प्लस जो निजी कंपनियां होती हैं ये मिलकर करती हैं कहीं ना कहीं। और जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है HPCL कंपनी या फिर HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के स्वामित्व के आधार पे तीन तरह के हमारे उद्योग होते हैं। एक तो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो कि सरकार जिसका देखरेख करती है। एक होते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, जो कि किसी पर्सनल, किसी कंपनी के, किसी व्यक्ति के हो सकते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र, जिसमें मिलकर काम किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट और वो प्राइवेट दोनों के हाथ में हो सकती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा याद रखें। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, स्वच्छंद उद्योगों की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं ये व्यापक विविधता वाले स्थानों पे होते हैं, जहाँ पे विविधता का मतलब यहाँ पे वैरायटी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी हो, ऐसे क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं। इसके लिए विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर, ये जो होते हैं ना, ये विशिष्ट किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, कोई अलग से इसके लिए कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। ये उद्योग संगठक पुर्जे वगैरह जो आप जानते हैं, पुर्जे होते हैं, इस पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, जो कि कहीं से भी आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखोगे कुछ किसी चीज को जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर भी एक अच्छा है, मतलब इसका एग्जांपल हो जाएगा। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर आपने असेंबल होते हुए देखा होगा,
असेंबल होना, यानी जब कोई कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं, अगर आपने कभी जीवन में कंप्यूटर बिल्ड किया होगा या आगे करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक बॉक्स होता है सीपीयू जो पहले से बना हुआ आता है, उसके अंदर हमें पावर सप्लाई लगाते हैं जिसको हम एसएमपीएस कहते हैं, वो पहले से बना हुआ आता है, एक तरह से पुर्जे का रूप हो गया। ठीक है, उसके अंदर आप क्या लगाओगे, उसमें आप मदरबोर्ड लगाओगे जो कि पहले से बना हुआ आएगा, कहीं से कंपनी से बना हुआ आता है। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या लगाना है, आपको उसको हार्ड डिस्क लगानी है, उसके अंदर आप एसएसडी लगाना चाहते हो, आप उसके अंदर रैम लगाना चाहते हो। ठीक है, उसके अंदर आप जो भी मतलब उसके पार्ट्स जो होते हैं वो पहले से कहीं से बने बनाए आते हैं पुर्जे के रूप में। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव वगैरह आप लगाते हो। उसके बाद क्या करते हैं, बस उन चीज़ों को एक जगह पे असेंबल कर दिया जाता है, जो कि मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में हो जाता है प्रोसेसर वगैरह लगा के। यानी कि इसके ऐसे उद्योग के लिए क्या होता है, कोई विशेष कच्चे माल पे निर्भर नहीं होते, ये क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। पार्ट्स जो होते हैं ये अलग जगह से खरीद लेते हैं, खूब सारे इनके पास पार्ट्स होते हैं, बस ये उसको असेंबल कर देते हैं। यानी कि ये कुछ इसी तरीके का है कि इसमें पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, ये कोई खास मतलब विशिष्ट कच्चे माल की इनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही प्रोडक्ट बना बनाया आता है इनके पास। ठीक है, इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है, याद रखिए इसमें उत्पादन कम मात्रा में। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कंप्यूटर वाला, आपको पेपर में नहीं लिखना। इसमें उत्पादन जो होता है कम मात्रा में होता है, और जो मजदूर होते हैं, ठीक है, इनकी भी यहाँ पे आवश्यकता कम होती है, और इसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं फैलता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। विशिष्ट प्रकार के उद्योग आप इसे कह सकते हो, विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं, कोई खास कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ये पुर्जे वगैरह होते हैं उसी से काम चल जाता है, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उत्पादन भी कम होता है तो उसके लिए जो श्रमिक होते हैं उसकी भी जरूरत कम होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो ये जो आपको यहाँ पे आपको 4 और 2 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन में अथवा अथवा करके हैं। यहाँ पे स्पेस की कमी थी, मैंने इसलिए डाला नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अथवा। एक ही क्वेश्चन है ये सारे, इसका आंसर भी जो बनेगा एक ही बनेगा, बस लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा समझ लो। तो देखियो, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, मान लो कोई उद्योग है उसको स्थापित करने हैं तो कौन से कारक जो है उसको प्रभावित करेंगे, या उद्योगों को स्थानीकरण किन तत्वों पर निर्भर करता है। संसार में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करो। संसार में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 5 कारक बताओ। बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मतलब जो भी है उसके लिए क्या कारक हो सकते हैं। या फिर सबसे लास्ट वाला, ये आपको समझ में आए ना आए, लास्ट वाला जो मैंने लिखा है बिल्कुल आपकी भाषा में लिखा, सिंपल भाषा में। यदि आप कोई उद्योग लगाना चाहते हो, मान लो कि आप चाह रहे हो कि कोई उद्योग लगाओ, तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे सबसे आसान भाषा में। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि भाई आपके पास जहाँ पे भी आप उद्योग, आपके पास सबसे पहले पूंजी होनी चाहिए, आप अपनी पूंजी के हिसाब से। फिर आप देखोगे कि आपको ज़मीन चाहिए। ठीक है, आप देखोगे क्या वहाँ पे सड़क की सुविधा है, कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं, वहाँ पे बाजार आसानी से उपलब्ध है या नहीं, वहाँ पे आपको वहाँ पे कच्चा माल जो होता है वो उपलब्ध है या नहीं, वहाँ पे पानी की ज़रूरत है तो पानी उपलब्ध है या नहीं, बिजली वगैरह उपलब्ध है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी उद्योग को लगाने से पहले सोची जाती हैं, तो वही आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। अब देखो इसको मैं यहाँ पे आसान करके बता देता हूँ, आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दे रखा है, आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको इतने में ही समझ में आ जाएगा। मान लो आप कोई उद्योग लगाने जा रहे हो तो आप क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो उसमें 2 तरीके की चीज़ होती है, एक होती है भौतिक कारक, एक होता है मानवीय कारक। सबसे पहले उद्योग लगाओगे तो आपको उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। ठीक है, तो कच्चा माल क्या वहाँ पे उपलब्ध है या नहीं, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जलवायु उसके काम के अनुकूल है या नहीं, इसका भी ध्यान रखोगे। पानी की भी जरूरत होती है तो पानी उपलब्ध है वहाँ पे या नहीं, इसका ध्यान रखोगे। शक्ति के साधन, ऊर्जा बिजली जो भी चाहिए आपको, वो चीज़ें उपलब्ध है या नहीं, ये देखोगे। फिर आपके जो उद्योग में लोग काम करने वाले मजदूरों की जरूरत होगी, क्या वहाँ पे आसानी से मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं या नहीं, ये भी देखोगे। पूंजी आपके पास कितनी है, अपनी पूंजी के अकॉर्डिंग भी आप ध्यान रखोगे। फिर मान लो जो आपने उद्योग में जो आपके प्रोडक्ट बनता है, मान लो ये मान लेते हैं हम कि हम एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। तो फिर जब हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में बन जाएगा खिलौना तो वो जाएगा वहाँ से सेल होने के लिए आगे। ठीक है, तो क्या वहाँ पे परिवहन के साधन है या नहीं, वहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, सड़कें हैं या नहीं, ठीक है, वहाँ पे बाजार उपलब्ध है या नहीं, सरकार की नीतियाँ क्या हैं उसको लेकर, ये सारे इतने सारे पॉइंट बनते हैं। अब इसमें से कुछ मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योग ऐसे स्थान पे स्थापित करने चाहिए हमेशा जहां पे कच्चा माल जो है वो सस्ते में और आसानी से उपलब्ध हो और परिवहन योग्य हो। यानी कि आपकी मान लो यहाँ पे फैक्ट्री है और आपको यहाँ से लेना है कोई कच्चा माल, तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ पे सड़कें होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ वो सस्ता भी आपको मिल जाए, ये भी तो देखा जाता है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, सरलता से मिल रही है नहीं मिल रही।
ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी होती है। और जल्दी से खराब होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप होने चाहिए। जैसे कि मान लो कोई डेयरी डेयरी वगैरह से रिलेटेड उद्योग है, अब वहां पे यहाँ से दूध लेना है उनको, मान लो वो 500 किलोमीटर की दूरी है, तो दूध यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में मान लो आपको उद्योग अगर आपका उस जगह के बहुत नज़दीक है जहाँ पे आसानी से पहुँच जाए, तो फिर उससे दूध से रिलेटेड चीज़ें जो भी बनती हो, घी पनीर वगैरह जो भी बनाना हो, वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं और बाद में आगे बेची जा सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये कच्चे माल की उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलवायु, जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। देखो, कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए। एग्जाम्पल है कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिलता है। आपके सपोर्टिंग में एग्जाम्पल दे रखा है। और नमी के कारण कपास के वस्त्र की जो कताई होती है वो आसान हो जाती है, थोड़ी आराम से काम हो जाता है। या फिर अत्यधिक ठंडे, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड हो या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी जगह पे उद्योग लगाने में बहुत दिक्कत होती है। ये बहुत कठिन काम होता है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जलवायु का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं श्रम, क्योंकि भाई आपको पता है कि उद्योग में बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होगी। ठीक है, मजदूर, अब मजदूरों की जरूरत होगी तो मजदूरों को आप आराम से अपने वहां पे बुला पा रहे हो या नहीं, यानी वहां पे श्रम उपलब्ध है या नहीं। तो देखो, उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थान पे करनी चाहिए जहां पे आसानी से श्रम उपलब्ध हो जाता हो, मजदूर उपलब्ध हो जाते हो। वर्तमान समय में मशीनीकरण हो रहा है और ऑटोमेटिक मशीनें, यानी कि जो ऑटोमेटिक काम करती हैं, ऐसी चीजें हैं। तो ऑटोमेटिक मशीन आने के बाद जो मजदूर होते हैं उनकी कमी, मतलब उस पर निर्भर कम हो रहे हैं। ठीक है, पहले जो मजदूर 10 मजदूर मिलके जो काम करते थे, अब एक मशीन उन 10 मजदूरों से ज्यादा मतलब काम कर लेती है। तो ऐसे में मजदूरों की कमी, मतलब मजदूरों की उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि मशीन ही काम कर देगी। लेकिन फिर भी मशीनों को चलाने के लिए तो कोई ना कोई मजदूर चाहिए होगा ना। तो बात यही है कि लेकिन फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पे उद्योगों में अभी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शक्ति के साधन, जैसे मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं, मशीनें हैं जो कि बिजली से चलती है, ऊर्जा वगैरह चाहिए उसके लिए, तो भाई बिजली उपलब्ध हो या नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा। या मान लो और भी कई तरह के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की जरूरत होती है वे ऊर्जा स्रोत के समीप लगाए जाने चाहिए, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, परिवहन और संचार की सुविधा, क्योंकि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए और कच्चा माल आपके उद्योग तक आ जाए और उद्योग से बना हुआ जो माल है वो बाजार तक पहुंच जाए। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं परिवहन की सुविधाएं चाहिए, कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और बने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए। तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं पूंजी। किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कैपिटल, यानी कि पूंजी। आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर पैसा है तभी आप एक उद्योग को खड़ा कर पाओगे, क्योंकि भाई बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं ना। मान लो आपको कारखाने के लिए जमीन चाहिए, आपको मशीनें भारी भारी लगानी है, कच्चा माल खरीदना है, जो आपके मजदूर हैं उनको वेतन देना है, उनको सैलरी देनी है, इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अगला है बाजार, क्योंकि जब आपने कोई प्रोडक्ट अपने कारखाने में बना लिया तो उसको बाद में बेचना भी होता है। बेचने के लिए कहाँ जाता है, वो बाजार में जाता है। तो जब उद्योगों में कोई उत्पाद निर्माण होता है उसके बाद बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। ऐसे में उद्योग ऐसे स्थान पे स्थापित करने चाहिए जहाँ पे सुगमता पूर्वक उत्पाद को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये जो था हमारा खत्म हो जाता है। इसके अलावा और भी एक दो पॉइंट है जैसे सरकारी नीतियां वगैरह, वो आप पढ़ लेना। इतने सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आपके या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का आता है। तो आपको इतने ज्यादा पॉइंट बता दिए हैं कि आपको इतना भी लिखोगे पेपर में तो आपके वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम ही पॉइंट लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। देखिए, जर्मनी, ये जो रूहर है ये बहुत मतलब फेमस क्षेत्र था जहाँ पे कोयला वगैरह का काम होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कोयले की जब खपत वगैरह कम होने लगी या उसकी जरूरत कम होने लगी तो इस पर असर पड़ा था। लेकिन फिर भी ये रूहर क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। ठीक है, यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है ये जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। कोयला, लोहा, इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे भारी उद्योग है, याद रखिए। और भारी उद्योग में ये सारी चीजें होती हैं। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% जो है वो रूहर से प्राप्त होता है, यानी ये जो जगह का नाम है रूहर, यहाँ पे 80% जो इस्पात उत्पादन होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट आई और
एवं प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी यहाँ पे होने लगी। ठीक है, तो बस यही था आपका, यही 2-4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देने, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो रखा है लास्ट ईयर में। क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योग आएगा, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। लौह इस्पात उद्योग से क्या अभिप्राय है, या फिर आप इससे क्या समझते हैं, या फिर इसका क्या तात्पर्य है, कैसे भी लैंग्वेज पूछी जा सकती है। या फिर अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग से क्या समझते हैं। सेम होता है, लौह इस्पात उद्योग को ही आधार भूत उद्योग भी कहते हैं, इसी को हम भारी उद्योग भी कहते हैं। यानी तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन जिसने पढ़ा है वो तो तुरंत इसको देखते ही बता देगा कि ये एक ही आंसर होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसे तो ये लगेगा भाई ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये समझना है, ठीक है, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी काम होते हैं वो मशीनों के जरिए होते हैं, और मशीनें लोहे वगैरह से ही बनती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि लौह इस्पात उद्योग जो है सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग। ये आधारभूत इसलिए है क्योंकि ये अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनको कच्चा माल प्रदान करता है। और जो लौह इस्पात उद्योग है इसी को भारी उद्योग भी कहते हैं। यानी लौह इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, और इसी को हम भारी उद्योग भी कहते हैं। भारी उद्योग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है, और जो उत्पाद बनता है, ठीक है, जो उत्पाद है वो भी भारी होता है, और जो उत्पाद बाद में बन जाता है, जो प्रोडक्ट बन जाता है वो भी बहुत भारी होता है, लोहे की चीजें जो होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट था। तो इतने जो क्वेश्चन है ना ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप, हथकरघा उद्योग। आपने देखा होगा कि ये कपड़े वगैरह जो सूत की कताई वताई होती थी, हथकरघा उद्योग हाथ से किया जाता था, लेकिन बाद में बिजली करघा भी आ गया। ठीक है, बिजली करघे में क्या होता था, अब बिजली से चलने लगा तो भाई काम ज्यादा होने लगा, मजदूरों की कम मतलब जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती थी, और जो प्रोडक्शन था वो भी बहुत ज्यादा होता था। यानी जो कोई व्यक्ति अपने हाथ करके से जो काम करेगा उसमें समय लगेगा बहुत ज्यादा, लेकिन अगर बिजली वाली मशीन से काम करेगा तो समय लगेगा बहुत कम। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए समझते हैं। हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हथकरघा मतलब जो हाथ से ही होता है काम। ये उद्योग अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है। इसमें पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है, अर्धकुशल लोग होते हैं इसलिए पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है। इसके अंतर्गत काम क्या होता है, सूत की कताई करना, बुनाई करना, ये सारे काम होते हैं इसके तहत। लेकिन बिजली करघा भी आ गया है, तो बिजली करघा से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, यानी अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब जब काम है वो मशीन कर देती है। जब मशीन काम कर देगी तो मजदूरों की संख्या अपने आप ही कम होगी, क्योंकि उनकी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, और इसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। आपको पता है कि मशीनों से उत्पादन हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में आज तक, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे जरूर जुड़ जाओ। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है, और आज की डेट में इसमें लगभग 22,000 के करीब, 22,000 के करीब या 23,000 लमसम में बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको जो वीडियोस होते हैं इसके इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे, और कोई अपडेट होगी तो आपको हमारे ग्रुप से मिल जाया करेगी। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।